हे एवरीवन, वेलकम टू मैंगन ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं आ गई हूं आप सबके सामने लेकर येट अनदर क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस जिसका कोड है 083। कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर चल रहा है। इस इंटायर चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और हमने कंप्लीट कर लिया है कंप्यूटर मेमोरी में मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी के बारे में। तो भाई फटाफट से हम शुरुआत करते हैं इसी चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी, येट अनदर इंपॉर्टेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट की आज बात होने वाली है। मैम, ब्लॉक डायग्राम की अगर हम बात करें, कंप्यूटर की अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम में सेकेंडरी मेमोरी को इतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है, वाकई नहीं दिया जाता है। किसी किसी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि एक कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें कंटेन होना चाहिए एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस, और होना चाहिए एक सीपीयू जो फर्दर कंटेन करेगा तीन चीजों को। किन किन को भाई? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो क्या क्या चीजें कंटेन करता है। अगर आप जानते हैं तो भैया जल्दी जाइए और बताइए मुझे क्या क्या वो चीजें हैं जो कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, द सीपीयू कंटेन्स, दैट आर ALU, CU एंड रजिस्टर्स। बहुत सारे रजिस्टर्स, बहुत सारा रजिस्टर्स। आपका ALU यूनिट, जो हमारी ALU यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है जिसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं गिवन बाय द यूजर के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन या तो अरिथमेटिक हो सकता है या फिर लॉजिकल हो सकता है। इसके अलावा और कोई इंस्ट्रक्शन यूजर नहीं दे पाता है, तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी होती है CPU के ALU यूनिट की। और ये सारा का सारा काम अच्छे से चले, इस चीज को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी होती है CU की। जिस भी इंस्ट्रक्शन को CPU एग्जीक्यूट करने के लिए लाया है या उस पर कोई भी काम हो रहा है, CPU उसको अपनी लोकल मेमोरी में स्टोर करता है एंड दैट लोकल मेमोरी इज द रजिस्टर। ये होता है कि नहीं होता है? तो एक कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में होना चाहिए एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस, और होना चाहिए एक कंट्रोल यूनिट, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होना चाहिए? और होना चाहिए उसके पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी के साथ साथ उसके पास होना चाहिए क्या होना चाहिए? आईओ डिवाइस है, सीपीयू है, और उसके पास होना चाहिए एक मेन मेमोरी, जिसको नॉर्मली आप मेमोरी के रूप में भी देखते हो। एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कंटेन करता है इन तीनों चीजों को। किसी किसी ब्लॉक डायग्राम में आपको सेकेंडरी स्टोरेज दिख भी जाएगा, किसी में आपको सेकेंडरी स्टोरेज एज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम नहीं भी दिखेगा, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज बहुत हद तक वैरी करता है। एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आईओ होगा ही होगा, सीपीयू होगा ही होगा, मेन मेमोरी का होना तो बनता ही बनता है, क्योंकि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, प्रीवियस टॉपिक देखा है, दैट इज द कंप्यूटर मेमोरी, तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी होती है वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रूशियल रोल प्ले करती है। स्पेशली मेन मेमोरी के अंदर जो रैम है और जो रोम है, दोनों की ही अपनी अपनी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस है। अगर मेन मेमोरी नहीं होगा एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो एक कंप्यूटर सिस्टम टोटल फेलियर साबित हो सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज वैरी करता है फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। अगर किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मैंने हार्ड डिस्क लगा दी है 1 TB की, मैंने हार्ड डिस्क लगाई है 1 TB की, ठीक है भाई, लगा दी, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ज्यादा स्पेस है भाई, बहुत ज्यादा स्टोरेज मिल रहा है, हैवी प्रोग्राम्स चला लोगे, हैवी डेटा आप उसमें स्टोर कर लोगे। मैंने कहा कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मैंने इम्प्लांट किया है 1 टेराबाइट की। टीबी का मतलब क्या है भाई? पड़ा हुआ है, यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स में पड़ा हुआ है। टीबी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टीबी स्टैंड्स फॉर 1 टेराबाइट। और 1 टेराबाइट किसके इक्वल होता है भाई? जानते हो कि नहीं जानते हो भाई? जानते हैं हम, बिल्कुल जानते हैं मैम। 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1 एक्स-बाइट इज इक्वल्स टू 1024 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 बाइट। मतलब कि 1 टेराबाइट इक्वल होता है 1024 टाइम्स ऑफ गीगाबाइट। मतलब कि टेरा से एक कम,
कौन सा होता है? गीगा ही तो होता है। मैंने आपको नंबर लाइन बना के भी दिखाया था। तो भाई अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के कंप्लीशन पे आप जाएंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस पर। आप अगर चाहें तो इस वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस पे, जहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं सारी की सारी यूनिट्स ऑफ मेमोरी। जी हाँ, 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 टाइम्स ऑफ गीगाबाइट, ये होता है। तो भाई बात तो ये हो रही थी कि थोड़ा सा अलग चले गए हैं टॉपिक से। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। किसने कहा? 1 टेराबाइट की अगर हार्ड डिस्क हमने लगा दी है, 1 टेराबाइट की अगर मैंने हार्ड डिस्क ड्राइव आपके सिस्टम में लगा दी है, मैंने अगर हार्ड डिस्क लगाई है 1 टेराबाइट की आपके सिस्टम में, तो मतलब कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या हो आपका डेस्कटॉप, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी हुई है, हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है, इसको हम हार्ड डिस्क बोल देते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका एक्चुअल नेम है HDD, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। शॉर्ट में बोलने के लिए हम इसको हार्ड डिस्क सिर्फ बोल देते हैं। ड्राइव हम मेजर केसेस में स्किप कर देते हैं। कहते हैं ना आपके पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क दे दो, कहना चाहिए हार्ड डिस्क ड्राइव, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क। जल्दी जल्दी में, हम इंडियंस हैं, शॉर्टकट हमेशा अपनाने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग कट से जाना बहुत कम हम लोग अलाउ करते हैं खुद को कि भाई लॉन्ग कट से चल लो। नहीं, शॉर्टकट जहां मिलेगा भाई उसको तो हम सबसे पहले पकड़ेंगे। चलिए, ये हम में कमियां हैं, चलिए कोई बात नहीं, कमी हर जगह होती है। तो भाई बात ये हो रही थी कि 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क अगर मेरे सिस्टम में लगी हुई है, चाहे मेरे पास एक डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, तो मतलब कि आपका सिस्टम इतना केपेबल है कि वो किसी भी एक डेटा को या 1 टेराबाइट तक के डेटा को परमानेंटली स्टोर करा के रख सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई और सिस्टम है, जिसमें 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क तो नहीं है, लेकिन उसके पास 256 GB, कितनी भाई? 256 GB की क्या है भाई? क्या है? SDD। SDD क्या होती है, कैसे यूज होती है, इसके बारे में हम आगे इसी सेशन में पढ़ने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते हैं SDD का मतलब, SDD होता है कि SSD होता है, पहले तो मुझे ये बता दो, SDD होता है या फिर SDD होता है या SSD होता है? आप में से कितने बच्चे हैं जो जानते हैं कि मैम SDD है या SSD है? अगर आप जानते हैं इनमें से सही आंसर, तो जाइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे व्हाट इज द करेक्ट एनोटेशन ऑफ SSD या फिर SDD। इन दोनों में से सही एनोटेशन कौन है? और अगर आप SSD के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है SSD। क्या है भाई? दिस इज SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है? आजकल बहुत फैशन में है भाई, बहुत फैशन में चल रही है ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको कंसिडर किया जा रहा है हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट। क्या कंसिडर किया जा रहा है? इसको हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट कंसिडर किया जा रहा है। आज के टाइम के जो हमारे मॉडर्न लैपटॉप्स हैं, चाहे आप HP का लैपटॉप लीजिए, चाहे डेल का लीजिए, चाहे आप एसस का लीजिए, चाहे आप एसर का लीजिए, बहुत सारे लैपटॉप्स आज के टाइम पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे जितने भी लैपटॉप्स हैं वो आपसे कहते हैं भाई इतना GB आपके में रैम है और इतनी आपकी HDD है और इतनी आपकी 256 या 128 आपकी SSD है। SSD आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है, जैसे कि कैश मेमोरी CPU के ऑपरेशंस को बूस्ट करती है। सिमिलरली हार्ड डिस्क के कंपैरिजन SSD आई है जो आपकी एंटायर डिवाइस की परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके कि भाई सेकेंडरी स्टोरेज वैरी करता है कि नहीं करता है, और अगर इतना वेरिएशन है, किसी किसी सिस्टम में HDD है, किसी किसी में SSD है, तो क्या एक सेकेंडरी स्टोरेज एक नॉर्मल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम का पार्ट बन सकता है क्या? चलिए बताइए। ओके, तो भाई डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट ऑथर्स एंड डिफरेंट उनकी अप्रोचेस होती हैं टू डिटरमाइन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि सेकेंडरी स्टोरेज भी आज के कंप्यूटर्स को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। आज हम जो भी काम करते हैं, मैक्सिमम डेटा हम स्टोर करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना हो वाया द CPU, और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के बाद मैं उसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके ना रखना चाहूं। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में हम अपने द्वारा दिए हुए इनपुट को स्टोर कराना चाहते हैं, और स्टोर कराने के लिए जो मेमोरी काम आती है दैट इज द सेकेंडरी मेमोरी।
कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है एक सेकेंडरी मेमोरी। अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी। मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज दी ऑक्सिलरी मेमोरी। एक कंप्यूटर सिस्टम को एक ऑक्सिलरी या फिर एक सेकेंडरी मेमोरी की भी जरूरत होती है। और ऐसा क्यों? बिकॉज टू परमानेंटली स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर यूज। हम सब जानते हैं मेन मेमोरी हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कराती है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारे डेटा को स्टोर करवाती है। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पर मैं अपने द्वारा दिए हुए डेटा को मेरा काम इजी करने के लिए परमानेंटली अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर कराना चाहती हूं, सेव कराना चाहती हूं, तो ऐसे में मुझे एक और एडिशनल मेमोरी की जरूरत लगेगी ही लगेगी। एंड दैट मेमोरी इज नोन एज द सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या कहलाती है वो मेमोरी? मेरी सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। चलिए आइए, इट इज नॉन वॉलेटाइल। अब भाई बात ही यहां पे समझ में आ जाती है, नॉन वॉलेटिलिटी तो ये रिप्रेजेंट करेगी, ये बात तो हमको ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी यूजर के डेटा को, किसी भी यूजर के इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करा रही है। कैसे स्टोर करा रही है? परमानेंटली, PERMANENTLY। जी हाँ, परमानेंटली स्टोर करा रही है। और जो भी मेमोरी किसी भी डेटा को परमानेंट कैपेसिटी में स्टोर कराती है वो ऑब्वियसली नॉन वॉलेटाइल हो जाती है। क्या हो जाती है? वो हमारी नॉन वॉलेटाइल हो जाती है। इट इज नॉन वॉलेटाइल एंड हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। भाई प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो और भी ज्यादा होती है। मतलब कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्पीड की अगर हम बात करें तो मेन मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड से ज्यादा होती है। अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो मेन मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेसिटी से कम होती है। और क्योंकि द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी इज लार्जर इन कंपैरिजन टू द मेन मेमोरी, therefore the speed of processing any data from the secondary memory is slower than expressing or initiating or processing the data stored in the RAM। यही होता है। तो मैम कहना क्या चाहते हो? कहना मैं आपसे बस एक बात चाहती हूं, मैं आपसे कहना सिर्फ एक बात चाहती हूं, और वो ये है कि भाई जो स्पीड की अगर हम बात कर लें, अगर हम स्पीड की बात करें या फिर अगर हम बात करें किसकी? स्टोरेज कैपेसिटी की। ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं भाई, दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर मैं अपनी मेन मेमोरी एज वेल एज सेकेंडरी मेमोरी के बीच में कंपैरिजन कर सकती हूं। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड के कंपैरिजन में रैम जो होता है और यहां पे जो रैम होता है और यहां पे होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। क्या होता है? यहां पे होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है मैम, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो भाई जब सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर ही रहे हैं, रैम की बात कर ही रहे हैं, तो ये बात तो हम बहुत अच्छे से समझ ही सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि भाई स्पीड की अगर बात करें तो रैम की स्पीड ज्यादा होती है किससे? सेकेंडरी मेमोरी से। और रैम का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है, मतलब जितना डेटा रैम एक बार में होल्ड कर सकता है, वो हमेशा कम होगा किससे? सेकेंडरी स्टोरेज से। और अगर इन दोनों ही पैरामीटर्स को हम आपस में लिंक कराने की कोशिश करें तो भाई ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करना मतलब ज्यादा डेटा कंटेन करना। अगर मेरे पास ज्यादा स्टोरेज है तो मेरे पास डेटा भी ज्यादा मात्रा में होगा, और ज्यादा डेटा में से किसी एक डेटा को प्रोसेस करने में भी टाइम ज्यादा लगता है कि नहीं लगता है? वहीं अगर मेरी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा मैं होल्ड करूंगी, और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा में से प्रोसेसिंग कराना उतना ही ईजी होता है। इसीलिए रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि वो कम है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज, देयरफॉर उसका जो स्पीड है दैट इज प्रोसेसिंग स्पीड। यहां पे जो स्पीड की बात हो रही है ना, यहां पे जो स्पीड की बात हो रही है दैट इज प्रोसेसिंग स्पीड। कौन सी स्पीड की बात हो रही है भाई? कौन सी स्पीड की बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में। किस स्पीड के बारे में? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में। तभी रैम की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कंपैरेटिवली ग्रेटर होती है इन रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए तो अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के सेकेंड्स उस पे। आ जाइए, देख लीजिए यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, हमारे अलग अलग टाइप के सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर एनी डेटा
परमानेंटली। चलिए देखिए, SD कार्ड, HDD, पेन ड्राइव, CD, क्या क्या है ये वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू ट्रांसमिट द डेटा और टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एंड टू परमानेंटली स्टोर द डेटा इन दिस डिवाइसेस। मतलब कि इन डिवाइसेस की हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ किसी डेटा को परमानेंटली स्टोर ही नहीं कराते हो, आप इन डिवाइसेस की हेल्प से एक डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर भी करा सकते हो। देख लीजिए, SD कार्ड की बात करें, SD कार्ड जो कैमराज में लगते हैं, अभी मैं जो आपके सामने चीज लेकर आई हूं, मैं आपके सामने ये जो सेशन लेकर आई हूं, ये एक कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और कैमरा में होता है एक कैमरा कार्ड, दैट इज द SD कार्ड। उस कार्ड के अंदर ये पूरा सेशन रिकॉर्ड होता है। अब उसी SD कार्ड की हेल्प से क्या किया जाएगा, वही SD कार्ड अगर मैं चाहूं तो किसी सिस्टम में इंसर्ट करके उस SD कार्ड के अंदर जितना भी रिकॉर्डेड मटेरियल है किसी भी सिस्टम में ओपन कर सकती हूं। तो SD कार्ड एक सेकेंडरी स्टोरेज एज वेल एज एक ट्रांसफर्ड मटेरियल की तरह भी काम करता है, एक ऐसा डिवाइस जो हमको अलाउ करता है कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किसी भी डेटा का इजी ट्रांसफर कर सकें। आ जाइए, हार्ड डिस्क भाई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पाई जाती है, प्लस एडिशनल भी आपको हार्ड डिस्क मिलती है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो हार्ड डिस्क होती ही होती है, उसी के साथ साथ आप अलग से भी हार्ड डिस्क को परचेज कर सकते हो टू कैरी योर डेटा। अपने डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कराने के लिए आप हार्ड डिस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय परमानेंटली स्टोरिंग द डेटा इन दी हार्ड डिस्क। चलिए भाई, आ जाओ भाई, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा बजट में आने वाला जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, दैट इज द पेन ड्राइव। मेरे ख्याल से आज के टाइम पे आप में से ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने पेन ड्राइव ना ही कभी यूज की हो या फिर जिन्होंने कभी भी पेन ड्राइव को देखा तक ना हो। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे। अगर आपके पास आपकी खुद की पर्सनल पेन ड्राइव नहीं भी है, उसके बाद भी आपने किसी ना किसी के पास, अपने क्लासमेट के पास, अपने कजन्स के पास, अपने सिबलिंग्स के पास पेन ड्राइव नाम की ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जरूर पाई होगी। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में से एक है। आज के टाइम पे ये इजी टू कैरी है, इतनी छोटी सी रहती है, कुछ बड़ी साइजेस की भी आती हैं, आप उनको आसानी से कैरी कर सकते हो। यू कैन पुट देम इन योर पॉकेट्स, उसको आराम से यहाँ वहाँ कैरी कर सकते हो और इसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर आप स्टोर कराते हैं अपने डेटा को परमानेंटली। ये एक इनपुट एज वेल एज पेन ड्राइव आपके लिए एक इनपुट एज वेल एज एक आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह ही एक्ट करती है। एक पेन ड्राइव एक इनपुट एज वेल एज एक आउटपुट डिवाइस की तरह एक्ट करती है। मतलब कि आप अपने सिस्टम में पेन ड्राइव को इंसर्ट करके पेन ड्राइव में स्टोर डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में एज इनपुट डाल सकते हो। मतलब पेन ड्राइव के अंदर जो डेटा D1 है, देख लो, ये अगर मेरी पेन ड्राइव है, ये अगर मेरी पेन ड्राइव है, तो इस पेन ड्राइव के अंदर जो डेटा है, इस पेन ड्राइव के अंदर जो डेटा है, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। मैंने इस पेन ड्राइव को इसमें अटैच किया। आई हैव अटैच्ड दिस पेन ड्राइव टू दिस कंप्यूटर। चलिए आ जाओ, अटैच कर दिया, अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा किया आपने अगर अटैच कर दिया। इसको हमने अटैच कर दिया इस कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस पेन ड्राइव का कोई भी डेटा इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एज इनपुट भी करा सकते हो। सपोज दिस इज डेटा 1, आपने इसको इसमें इनपुट भी कराया है, मतलब आप पेन ड्राइव का डेटा सिस्टम में डाल रहे हो एज वेल एज आप इस सिस्टम का डेटा भी एज द डेटा स्टोर करा सकते हो पेन ड्राइव के अंदर। देखिए, D1 डेटा आपका पेन ड्राइव का था, उसको आपने इसके अंदर डाल दिया, क्या आया, D1 यहां पे स्टोर हो गया। और S1 डेटा जो था वो सिस्टम के अंदर स्टोर था। किसमें स्टोर था, वो सिस्टम के अंदर किसी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें मैक्सिमम केसेस में हम हार्ड डिस्क को कंटेन करते हैं। हार्ड डिस्क को अज्यूम कर लेते हैं कि सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क थी, उसके अंदर S1 नाम की एक फाइल थी जिसको मैं चाहूं तो पेन ड्राइव के अंदर भी स्टोर करा सकती हूं। Hence, the pen drive acts as both. That is, it acts as the input as well as the output device. और भैया सबसे पुरानी में से एक जो आती है हमारी स्टोरेज डिवाइस, दैट इज CD। CD अब यूज में नहीं है ज्यादा। पहले के जो डेस्कटॉप्स आते थे, उनके जो कैबिनेट बॉक्सेस आते थे, वहां पे एक CD ड्राइव भी होती थी जहां पे आप CDs को इंसर्ट करके कोई भी फाइल प्ले कर सकते हो। CD भी एक्ट करता है एक इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह। इट ऑल्सो एक्ट्स एज द इनपुट आउटपुट डिवाइस। बल्कि मैं तो ये कहूंगी ये सारी की सारी डिवाइसेस एक इनपुट या फिर एक आउटपुट डिवाइस की तरह काम करती हैं। एंड आई मस्ट से जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एक्ट एज द इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। चाहे वो आपका HDD हो, आपका SD कार्ड हो, आपका पेन ड्राइव हो, या हो आपका CD। CD आज के टाइम पे बहुत कम यूज की जाती है,
ऐसा क्यों मैम? एकदम से पहले सीडी का कितना क्रेज था भाई, कोई भी मूवी देखनी हो आपके पास डीवीडी प्लेयर है, सीडी ले आओ, सीडी लगा लेंगे, मूवी देख लेंगे, होता था। सीडी प्लेयर होता था, डीवीडी प्लेयर अलग अलग से बन के आते थे, उन सब का अब समय चला गया है, सीडी का ही समय चला गया है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। सीडी कहने को इजी टू कैरी, इजी टू ट्रांसफर ज़रूर थी, लेकिन सीडी के साथ एक दिक्कत थी, सीडी में बिल्कुल स्क्रैच नहीं आना चाहिए। आप उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहे हैं तो सीडी में अगर स्क्रैचेस ज़्यादा आ गए तो डेटा जो उसमें स्टोर होता था उसमें बहुत दिक्कत आ जाती थी, आपका डेटा ओपन ही नहीं हो रहा है। सीडी को बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत होती थी। सीडी हो सकता है आपकी टूट जाए, आपने उसको अच्छे से कैरी नहीं किया, वी आर ह्यूमंस, वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, हमने उसको कैरी किया कहीं पे, वो मैं हो सकता है मैं ही उस पर बैठ गई, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपने कहीं बैग रखा और आप बैग पे बैठ गए, आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें सीडी रखी थी, सीडी बीच में से टूट गई, लो भाई सीडी के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जब ये टुकड़े हो गए तो उसमें जो स्टोर डेटा था वो तो गया। तो सीडी की इन्हीं ड्रॉबैक्स को देखते हुए उसके ट्रैक्स पे मार्क्स आना, उसमें दिक्कतें आना, उसका जो स्टोर डेटा है उसको ओपन करने में दिक्कत हो जाना, उसमें कहीं में भी स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीडी को अब हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि पहले तब भी ऐसे लैपटॉप्स बन जाते थे जिसमें आपका सीडी ड्राइव अलग से रहता था नीचे को, लेकिन अब जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं उसमें सीडी ड्राइव होती ही नहीं है। द डिवाइसेस विच आर फॉर्म्ड इन टुडेज स्टेट आर do not contain the CD drives, क्योंकि CD मार्केट में अब अवेलेबल बहुत ही कम होती है। चलिए भाई, तो ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्या होता है एक सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और ये मेमोरी यूज की जाती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टू परमानेंटली स्टोर द डेटा। चलिए भाई आगे बढ़े फिर। सम फैक्ट्स, कुछ इसके फैक्ट्स हैं जो हमें याद होना चाहिए। ये स्लोअर होती है और चीपर होती है, द रैम एंड रोम के कंपैरिजन। सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है, ये बात तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो स्पीड के रिस्पेक्ट में स्लोअर होती है इन कंपैरिजन टू द मेन मेमोरी। तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये स्लोअर तो होती है, लेकिन अगर परचेसिंग की बात करें तो रैम एंड रोम के कंपैरिजन ये जो मेमोरी है मुझको और भी ज़्यादा सस्ते भाव में मिल जाती है। रैम एंड रोम को परचेस करना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि दे आर कॉस्टली, क्योंकि वो मेन मेमोरी का पार्ट है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हमारी स्लोअर तो होती है इन कंपैरिजन टू रैम एंड रोम, और चीपर भी होती है। ये ईजिली विद इन बजट आपको कहीं भी किसी भी जगह अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आइए, इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। अब ले लो भाई, बहुत ही अच्छा चीज है ये। सीपीयू के द्वारा ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है, जस्ट लाइक द सीपीयू एंड द यूजर हूं, आई एम अ यूजर, मैं डायरेक्टली सीपीयू को एक्सेस नहीं कर सकती, आई विल बी नीडिंग द मेन मेमोरी, राइट। एंड सीपीयू भी डायरेक्टली मुझसे बात नहीं कर सकता, दैट पर्सन, दैट यूनिट, दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विल ऑल्सो नीड द मेन मेमोरी। सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड किसी भी डेटा को अगर एक्सेस करना है, सीपीयू अगर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसको चाहिए मेन मेमोरी। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, उसको भी चाहिए मेन मेमोरी। भाई देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा डायग्राम बनने वाला है यहाँ पे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। ये है हमारा क्या, ये है मेरा सीपीयू, आ जाओ भाई, ये है मेरा सीपीयू, ये है मेरा सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज एचडीडी लिखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव लिखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज लिखना जरूरी है क्या? नहीं, हम सब जानते हैं हार्ड डिस्क होती है एक सेकेंडरी मेमोरी, तो मैंने इसको सेकेंडरी मेमोरी ना लिख के हार्ड डिस्क लिख दिया है। अज्यूम कर लीजिए कि ये हार्ड डिस्क आपके सिस्टम्स में लगी हुई है, और तो और साथ साथ ये भी अज्यूम कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है अज्यूम करने में, कोई समस्या नहीं है, ये भी अज्यूम कर लोगे भाई, ये है मेरी मेन मेमोरी। क्या है भाई, मेन मेमोरी। भाई कहीं भी जाओगे मेन मेमोरी कहती है भाई, कहीं भी जाओगे हमको ही पाओगे, कहते हैं ना भाई, जहां भी जाओगे हमको ही पाओगे। तो मेन मेमोरी क्या कह रही है, मेन मेमोरी कह रही है कि भाई सीपीयू चाहता है कि यूजर तो जो इनपुट दे रहा है, लेकिन यूजर जिस तरीके का इनपुट दे रहा है वो परमानेंटली स्टोर करा रहा है, किसके अंदर, एचडीडी के अंदर। तो यूजर ने दिया इनपुट, यूजर ने क्या दिया, यूजर ने दिया इनपुट। ये हमारे यूजर भाई साहब हैं, आ जाओ भाई, हंसते खेलते हमारे यूजर भाई साहब भी सीन में आ चुके हैं। यूजर भाई साहब ने क्या कहा, यूजर भाई साहब ने कहा कि भाई मेरा एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसने वो इंस्ट्रक्शन किसको दिया, उसने वो इंस्ट्रक्शन दिया है मेन मेमोरी को।
सेकेंडरी मेमोरी को यूजर भी इंटरैक्ट नहीं कर सकता है। द यूजर कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द सेकेंडरी मेमोरी। यहां तक कि आप कहते हो ना कि मैम कैसे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, हार्ड डिस्क को मैं अपने हाथ में ले सकती हूँ या हाथ में ले सकता हूँ और मैं उस पर कोई भी चीज डाल सकता हूँ, लेकिन जब आप उसको अटैच करते हैं ना कंप्यूटर से, आप जब किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज को, चाहे वो पेन ड्राइव हो, सीडी हो, हार्ड डिस्क ड्राइव हो, एसएसडी हो, कुछ भी हो, फ्लॉपी हो, कुछ भी हो भाई, आप अपने सिस्टम से किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज को जब अटैच करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त होता यह है कि आपके द्वारा दिया हुआ इनपुट जाता मेन मेमोरी को ही है। आपके द्वारा दिया हुआ इनपुट जाएगा मेन मेमोरी को और मेन मेमोरी में आपने किया उसको सेव। क्या किया? सपोज कर लो भाई, बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल ले रही हूं, मैंने किया अपने सिस्टम को ऑन। सिस्टम को ऑन करने के बाद मैंने उसमें ओपन किया राइटर एप्लीकेशन। कर सकते हैं openoffice.org का हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर राइटर एप्लीकेशन। राइटर एप्लीकेशन को ओपन किया, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया। सपोज करो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ किसी भी एक हमारे जो आइडल्स हैं, जो हमारे सचिन तेंदुलकर है, हमारे लता मंगेशकर जी हैं, जो हमारे इंडिया के आइडल्स हैं, नोन आइकॉन्स हैं, उनके बारे में मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। तो मैंने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर खोला राइटर, उसमें मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब मैंने उसको लिखना शुरू किया तो करंटली मैं किस पे काम कर रही हूँ? करंटली मैं काम कर रही हूँ किसके अंदर? मेन मेमोरी के अंदर। किसके अंदर? मेन मेमोरी के अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि करंटली में वर्किंग करते हैं हम, जो भी कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो रैम के अंदर ही होता है। जब भैया ऑपरेटिंग सिस्टम तक रैम पे लोडेड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको खुला हुआ दिखता है, जो एनवायरनमेंट हमको खुला दिखता है, जहां पे मुझको एक टास्क बार आइकॉन्स दिखते हैं, वो भी भाई रैम में ही खुले हुए हैं। टेम्पररी कैपेसिटी के लिए रैम उनको खोल के रखता है फॉर द यूजर टू डू समथिंग, राइट। मैंने खोला है राइटर एप्लीकेशन, राइटर एप्लीकेशन खुला हुआ है मेन मेमोरी के अंदर। अब उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, उस राइटर के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करी, ठीक है। सेव नहीं किया तो टेम्पररी कैपेसिटी में मेरा स्टोर हो रहा है। जैसे ही सिस्टम बंद हो जाएगा पूरा का पूरा मेरा काम लॉस्ट हो जाएगा, होता है। तो उसके लिए मेरे टीचर ने मुझसे कहा, सपोज करो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि भाई आप बना रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, उसको सेव करते जाओ। क्या करते जाओ? सेव करते जाओ। आप जाएंगे अपने फाइल मेन्यू पे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने खुल के आएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आप सेव करना चाहते हो। अब भैया जो फोल्डर्स की लिस्टिंग आती है, जो पूरे के पूरे फोल्डर्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, डाउनलोड, ये सब दिखते हैं, ये किसका पार्ट है? ये है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव का पार्ट। किसका पार्ट है? हार्ड डिस्क ड्राइव का पार्ट। आप चूज करते हैं अपने पसंद का फोल्डर, उसको क्लिक करते हैं और अपनी फाइल को देते हैं नेम, सेव करते हैं विद .od। क्या होता है जल्दी बताइए? एक्सटेंशन। क्या होता है राइटर एप्लीकेशन में किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को स्टोर करने का एक्सटेंशन या सेव करने का एक्सटेंशन? जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि एक राइटर एप्लीकेशन या एक राइटर सॉफ्टवेयर के अंदर एक डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन से सेव होता है। चलिए ये हो गया हमारा होमवर्क क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारा जो मेन एजेंडा था। सेव कर दिया किसी फोल्डर के अंदर। अब जो हमने सेव किया है, कोई भी फाइल अगर आप सेव कर देते हो वो परमानेंटली स्टोर होती है। और भाई परमानेंटली किस मेमोरी में जाके स्टोर होता है? कोई भी चीज कहां होता है? तो मेन मेमोरी के अंदर जैसे ही आपने सेव किया, मेन मेमोरी के अंदर जैसे ही आपने किसी भी फाइल को सेव किया, सेव करने पर उस फाइल की एक कॉपी, मतलब कि अगर यूजर या थोड़ा सा नहीं वैसा दिख रहा है, चलो आ जाओ यहां से कर देते हैं। मतलब कि अगर यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया था या ओपन किया था फाइल I1, क्या ओपन किया था? फाइल I1 को मैंने जैसे ही सेव किया, ये फाइल जा चुकी है किसके अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर। किसके अंदर जा चुकी है? हार्ड डिस्क के अंदर जाके ये स्टोर हो चुकी है इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में भाई? किस फॉर्म में स्टोर हो चुकी है? यही I1 किस फॉर्म में स्टोर हो चुकी है? ये I1 स्टोर हो चुकी है हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? ये स्टोर हो चुकी है इन फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। चलिए भैया आ गया। अब क्या हुआ? ये क्या बोलता है? इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सीपीयू सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और वहीं पर अगर मैंने मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी को अगर इंक्लूड कर दिया तो उसमें भी एक कॉन्स्ट्रेंट लग जाता है कि सीपीयू सबसे पहले सर्च करता है इंटायर कैश को। अगर कैश में उसे चीज नहीं मिलती है तब जाके वो मेन मेमोरी के पास जाएगा। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके बीच होता है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ही होता है। तो मतलब कि मैंने इस I1 फाइल को HDD में सेव कर दिया था, चौटिया कर दिया।
इंस्ट्रक्शन था, कर दिया। अब सीपीयू को करना है इसे एग्जीक्यूट। क्या करना है? एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूशन क्या होगा? याद रखना, ये जो i1 फाइल है, ये जो i1 फाइल मैं बना रही हूँ, ये जो i1 फाइल बना रही हूँ, वो कैसी फाइल है? कैसी फाइल है? वो एक राइटर फाइल है, मतलब राइटर डॉक्यूमेंट फाइल है। वो एक राइटर की डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। तो इसमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन तो होना नहीं है, इसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन तो होना नहीं है कि भैया सीपीयू इसको फेच करेगा और एएलयू पे जाके दे देगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन तो होना नहीं है। तो क्या ऐसा ऑपरेशन हो सकता है इस फाइल के अंदर, i1 के अंदर, कि सीपीयू इस फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज से फेच करना चाहता है, और वो ऑपरेशन हो सकता है ओपन का। क्या हो सकता है? ओपन का। सेव कर लिया आपने, सेव भी किया तो वो भी हुआ है सीपीयू की हेल्प से ही। वो थोड़ा और डीप चला जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी ऊपर ऊपर से आपको बता रही हूँ। आपने फाइल सेव कर दी, आपकी फाइल सेव हो गई है किसके अंदर जाके? HDD के अंदर जाके। अब क्या हुआ? आपने दिया है ओपन कमांड। क्या दिया है? ओपन कमांड। आपने दिया ओपन कमांड। क्या दिया? ओपन कमांड। कि भाई हम ओपन कराना चाहते हैं हमारी i1 फाइल को। i1 फाइल जो आप एक बार सेव कर चुके थे, अब आगे चल के सपोज करो 3 या 4 दिन बाद आप इस i1 फाइल को ओपन कराना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? अब i1 फाइल कहां स्टोर है परमानेंटली? 3 या 4 दिन बाद कराना है, ओपन कराना है, हो जाती है। एक बार आपने फाइल सेव कर ली, आप चाहे उसे सालों बाद भी खोलें तो खुल जाएगी। खुलती है क्योंकि वो सेव्ड है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब आपने दिया है ओपन कमांड। क्या दिया है? ओपन कमांड। तो ओपन कमांड में क्या होगा? ओपन कमांड में क्या होगा? आपकी ये जो i1 फाइल है, आपकी ये जो i1 फाइल है, इसको फेच करेगा। कौन फेच करेगा? ओपन कमांड जैसे ही दिया, ये i1 फाइल की एक कॉपी, इसकी एक कॉपी ऑफ i1 की एक कॉपी, भाई इसकी एक कॉपी देख लीजिए। i1 की एक कॉपी, i1 की एक कॉपी कहां पे आएगी? i1 की एक कॉपी आएगी आपकी मेन मेमोरी के अंदर। किसके अंदर आएगी? i1 की एक कॉपी आएगी आपकी मेन मेमोरी के अंदर, और यहां से आपकी फाइल को मतलब कि सीपीयू डायरेक्टली इस फाइल को HDD से एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ओपन कमांड जैसे ही दिया जाएगा, जैसे ही ओपन कमांड दिया जाएगा, वैसे ही आपकी i1 फाइल को मेन मेमोरी एक्सेस करेगा फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव, और फिर सीपीयू इस i1 को फेच कर लेगा। क्या करेगा? सीपीयू इस i1 को फेच कर लेगा। i1 की ये जो कॉपी है, इसको फेच करेगा फ्रॉम द मेन मेमोरी। देख लीजिए भाई, क्लियर हुआ? मतलब कि यूजर ने दिया i1, क्या दिया? i1 मेमोरी के अंदर हुआ सेव। जैसे ही सेव हुआ तो मेमोरी सेव हो गया किसके अंदर? हार्ड डिस्क के ड्राइव के अंदर। हार्ड डिस्क ड्राइव में जैसे ही मेन मेमोरी पे आया ओपन कमांड, मेन मेमोरी के अंदर आया ओपन कमांड। जैसे ही ये आया तो मेन मेमोरी ने क्या किया? इस i1 फाइल की एक कॉपी को, सेकेंडरी स्टोरेज से इस i1 फाइल की एक कॉपी को उठाकर अपने पास रखा, और मेन मेमोरी में जैसे ये खुल के आया, सीपीयू इसको फेच कर लेगा मेन मेमोरी से और प्रोसेस करा देगा। प्रोसेसिंग क्या होगी? प्रोसेसिंग ये होगी कि भाई इस फाइल को ओपन कर दिया जाएगा ऑन द राइटर एप्लीकेशन। क्लियर हुआ? फॉर द यूजर टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स और एडिटिंग। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया है, जो बताता है कि द सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी। देख लीजिए, सीपीयू को अगर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर जो फाइल थी उसको भी अगर एक्सेस कराना था, तो उसके लिए भी उसको मेन मेमोरी की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि इस फाइल की एक कॉपी सबसे पहले मेन मेमोरी के ऊपर जाके लोड होगी और वहां से फिर सीपीयू उसको फेच करेगा। डायरेक्टली सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से किसी भी फाइल को फेच नहीं कर सकता, मेन मेमोरी के थ्रू ही करना पड़ेगा। मतलब सीपीयू बंधा हुआ है। सीपीयू को अगर यूजर से कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको मेन मेमोरी की जरूरत है। सीपीयू को अगर अपने कंप्यूटर में स्टोर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसमें जो स्टोर्ड फाइल है उसको एग्जीक्यूट करने की भी परमिशन चाहिए, तो भी वो मेन मेमोरी पर ही डिपेंडेंट है। हर फाइल, चाहे यूजर के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन हो या फिर यूजर के द्वारा सेव की गई पहले से बनी बनाई फाइल, दोनों ही मेन मेमोरी में पहले लोड होंगी, तभी सीपीयू उसको फेच कर पाएगा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेसिंग, नहीं तो नहीं। क्लियर हुआ? चलिए, contents of secondary memory storage are first brought into the main memory। देख लीजिए भाई, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो भी फाइल या जो भी कंटेंट स्टोर है, उसको सबसे पहले लाया जाता है। उसको सबसे पहले कहां लाया जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो भी कंटेंट स्टोर्ड है उसको सबसे पहले लाया जाता है मेन मेमोरी के अंदर। देख रहे हैं, इस मेन मेमोरी के अंदर
फॉर सीपीयू टू एक्सेस, क्योंकि सीपीयू सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी से ही इंटरैक्ट करेगा, या ज्यादा से ज्यादा कैश मेमोरी, अगर कैश मेमोरी बीच में लगी हुई होगी तो। अगर नहीं लगी है तो मेन मेमोरी से डायरेक्टली इंटरैक्ट करेगा, वो सेकेंडरी मेमोरी से इंटरैक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आइए एग्जाम्पल देख लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का। क्या क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड एटसेट्रा, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब की सब हो सकती हैं आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिनकी हेल्प से आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करा सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, या फिर आप अपने डेटा को कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू दी अदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने भाई, इस पूरी प्रोसेसिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपका डाउट मेरी और मैग्नेट ब्रेन्स की सबसे पहली प्रायोरिटी है। फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन योर जेन्युइन डाउट्स एंड क्वेरीज। चलिए आगे बढ़े। चलो भाई, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई भाई, आ गई बात। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक नई टाइप की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आज के मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। आज के न्यू मार्केट में आपको एक नई प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस देखने को मिल रही है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो बहुत ही टफ कंपटीशन दे रही है हार्ड डिस्क ड्राइव को। जितने भी कंप्यूटर्स है, जितने भी लैपटॉप स्पेशली आ रहे हैं ना, कहते हैं ना भाई लैपटॉप का क्या कॉन्फ़िगरेशन है भाई, 8 GB रैम है। कितनी GB रैम है भाई? 8 GB रैम है। चलो ठीक है, 8 GB रैम है। और HDD कितनी है? कितनी HDD है भाई? अगर 8 GB रैम है, 256 GB या फिर 512, जो भी आप देखना चाहो, 256 GB या फिर 512 GB। 512 GB क्या है भाई? क्या है? SSD है। तो बचा हुआ जो है मतलब टोटली एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उन्हें 1 TB कंप्लीट करना है। कितना कंप्लीट करना है? 1 TB कंप्लीट करना है। क्या करेंगे? 255 GB या 256 GB या फिर 512 GB SSD दे देंगे, और बाकी का बचा हुआ क्या होगा? आपका हार्ड डिस्क। क्या होगा? हार्ड डिस्क होगा कि नहीं होगा भाई? तो भैया 1000 में से 1024 में से 256 कर लो, 256 माइनस कर लो, कितना हो गया भाई? 8 हो गया। 11 5 कितना हुआ? 6 9 2 7 768 GB, 768 GB इस केस में। और भाई SSD के केस में कितना होगा? 1024 512 2 1 512 भाई, 512 कितना हुआ? 512 GB। क्या होगी भाई? क्या होगी? ये होगी आपकी हार्ड डिस्क। समझ रहे हो? मतलब पूरे के जो हमारे पुराने सिस्टम्स थे, जहां पे केवल और केवल हार्ड डिस्क होती थी, तो अब आपको मिलता है हार्ड डिस्क और SSD दोनों। अगर ये चीज समझ ना आई हो तो जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कि क्या चीज समझ नहीं आई है। ओके, तो ये चीज समझ आई है कि नहीं आई है, ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको अभी यहाँ पर छोड़ के गई थी कि भाई आज के जो नए सिस्टम्स हैं, आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो आपके डेस्कटॉप्स हों या हो आपके लैपटॉप्स। डेस्कटॉप्स भी आजकल इस तरीके से बनकर आ रहे हैं कि एक सिंगल LED होती है, एक सिंगल वायरलेस कीबोर्ड एंड अ सिंगल वायरलेस माउस, और आपका डेस्कटॉप तैयार है। कैबिनेट को इरेडिकेट कर दिया गया है। नॉर्मल जो हमारे न्यू एज के डेस्कटॉप्स हैं, मॉडर्न डेस्कटॉप्स हैं, उनमें कैबिनेट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो भाई ये चीज अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो जाइए कमेंट सेक्शन में और थम्स अप दीजिए मुझे कि न्यू जो हमारे डिवाइसेस आ रही हैं उसमें आता है SSD और HDD का मिक्सचर, मतलब कि कॉम्बिनेशन। नॉर्मल HDD के आज के सिस्टम्स हम ज्यादा नहीं चला रहे हैं। तो भाई जब सॉलिड स्टेट ड्राइव दैट इज SSD जब इतने फैशन में है, तो जान लेते हैं कि क्या होती है एक सॉलिड स्टेट ड्राइव दैट इज SSD। इट सपोर्ट्स वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड। क्या करती है? SSD हार्ड डिस्क ड्राइव की कंपैरिजन जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो और भी ज्यादा फास्ट, क्या भाई? और भी ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड के साथ आती है। मतलब कि जितना एक हार्ड डिस्क ड्राइव स्पीड देती थी, हम सब जानते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो रैम के कंपैरिजन बहुत कम होती है। तो ऐसे सिनेरियो में सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए हम लेकर आए हैं एक नया सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कंटेन करती है वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड एज कंपेयर्ड टू अर्लियर HDDs। जो पहले की हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव्स थी
उनकी कंपैरिजन सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो और भी ज्यादा फास्टर होती है। चलिए, तो ये है हमारे सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसी के साथ साथ आते हैं आपके अनदर काइंड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज पेन ड्राइव्स। हम सब जानते हैं पेन ड्राइव क्या है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी एक फॉर्मल डेफिनेशन तो देख ही लेते हैं। पोर्टेबल फ्लैश ड्राइव कह लीजिए या कह लीजिए पेन ड्राइव, चाहे फ्लैश कह लीजिए या कह लीजिए आप पेन ड्राइव्स, एक ही बात है भैया, एक ही बात है। फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव एक ही बात है। इट प्रोवाइड्स इजी डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर्स एंड सिमिलर डिवाइसेस। एक पेन ड्राइव की हेल्प से आप मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करा सकते हैं, डेटा विच इज स्टोर्ड परमानेंटली इन अ पेन ड्राइव। और एसएसडी दिखता कैसा है भाई, देख लीजिए। एसएसडी आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, दिख रहा है भाई, सैनडिस्क कंपनी की सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो आपको और भी ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड प्रोवाइड कराती है इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंडरी मेमोरी क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? तो इसी के साथ साथ हम आज यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं, जी हां, हम कंप्लीट कर चुके हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी तीनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब बारी आएगी आपके डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। कैसे एक डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं सीपीयू एंड मेमोरी के बीच में, ये हमारा अपकमिंग सेशन होने वाला है। येट अनदर अमेजिंग सेशन इज ऑन इट्स वे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सेशन है जो बिल्कुल आपके क्यू में लग चुका होगा। आइए भाई, mangerbase.com। इससे पहले कि हम जाएं, हम एमबी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। mangerbase.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भाई सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है। कौन पढ़ाता है हिंदी मीडियम में, वो भी सीबीएसई बोर्ड। हम पढ़ाते हैं, क्यों यहाँ वहां भटकते हो? सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और न जाने कितने ही ऐसे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेब एड्रेस पे, www.mangerbase.com पे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यही मिलेगी, चाहे आपका केजी क्लास हो या क्लास 12th हो। कहीं भी मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, उठ के अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल साइट पे जाकर भी एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली लिंक मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक का, तो जाइए जल्दी से हमारे mangerbase.com पे और एक्सप्लोर कीजिए ई बुक्स को। इतना ही नहीं है, रुक जाओ, थम जाओ, जाने की इतनी जल्दी क्यों है? पता है टॉपिक कवर हो चुका है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी इंफॉर्मेशन बाकी है। हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं ई नोट्स भी। हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के मिलते हैं आपको ई नोट। कहते हो ना मैम नोट्स नहीं है, पीडीएफ्स नहीं है, बुक नहीं पढ़नी है, तो भाई हम आपको पूरी बुक पढ़ा भी नहीं रहे हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे बेस्ड है और आपको देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट के ई नोट्स भी। चाहिए ई बुक्स एंड ई नोट्स, तो जाइए फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे लिंक्स, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं mangerbase.com के उस वेब पेज पर, जहां पर मिलेंगे आपको बहुत सारी ई बुक्स एंड ई नोट्स। फटाफट से, बहुत ही अमेजिंग सफर है, जल्दी जाइए अपने ब्राउजर्स पे डालिए www.mangerbase.com और एक्सप्लोर कीजिए इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म को। और तो और, जाने से पहले अब आप जा सकते हो, लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए mangerbase के ऑफिशियल चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो। बनिए mangerbase की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। और अगर आप मेरा कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहते हैं, तो बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस ही तो करना है, ना ही टाइम खोटी होगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। सिर्फ बेल आइकॉन को प्रेस करना है और चूज कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशंस। सारी की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, नोटिफाई कर दी जाएंगी। सब्सक्राइब कीजिए mangerbase के ऑफिशियल चैनल को, बनिए mangerbase की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। लाइक कीजिए इस वीडियो को और जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि सेकेंडरी मेमोरी समझ आया कि नहीं आया। अगर आया है तो बताइए थम्स अप देके, और अगर नहीं आया है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क योर क्वेरी एंड डाउट, क्योंकि आपका हर एक क्वेरी, हर एक डाउट हमारी mangerbase और मेरी पर्सनल प्रायोरिटी है। मैं हर एक कमेंट को वहां पर पढ़ती हूं और जेन्युइन कमेंट्स को, जेन्युइन क्वेरीज को आंसर भी करती हूं पर्सनली। शेयर करते रहना इस वीडियो को, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।